नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, यही वह मंच है जहां देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनके सवाल और उनके भविष्य से जुड़े फैसले तय होते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या संसद में जनता के मुद्दों पर बहस हो रही है या फिर सिर्फ राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। आज राज्यसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह लगातार अपने मुद्दे बदलकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहा है। तो वहीं विपक्ष का पक्ष बिल्कुल अलग है। विपक्ष का कहना है कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखें। इसी मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और बाद में राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। लेकिन इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्या संसद में हंगामा किसी समस्या का समाधान है? क्या लोकतंत्र में संवाद की जगह टकराव ने ले ली है? क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है या विपक्ष चर्चा के बजाय केवल राजनीतिक माहौल गरमाने की रणनीति अपना रहा है? जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने लगातार इस सत्र में रहे हैं। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल हालांकि पास हो चुका है और राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी बिल पास हो गया है। वंदे मातरम बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। छात्रों के मुद्दे पर भी सियासत देखने को मिली। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का कड़ा विरोध इस सत्र में देखने को मिला है। विपक्ष ने गृह मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग उठाई है, तो वहीं संसद के भीतर और बाहर बयानबाजी से राजनीतिक माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। जेपी नड्डा का विपक्ष पर भी हमला देखने को मिला। सरकार ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। कई मौकों पर विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। आज 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन में जो गतिरोध देखने को मिला, जनता पूछ रही है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हंगामे के बीच सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन से पारित कराया है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दों पर आमने सामने रहे। सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं कि आखिर संसद में जो गतिरोध पैदा हुआ है, जो बहस नहीं हो पा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जनता के मुद्दे भूले जा चुके हैं? जनता के मुद्दों पर किसी भी तरह की बातचीत देखने को नहीं मिल रही है। सरकार का साफ कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं विपक्ष की मांग है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान आना चाहिए, वो इस पूरे मामले पर आकर स्थिति स्पष्ट करें। विपक्ष का आरोप ये भी है कि सरकार इन विषयों पर पर्याप्त चर्चा से बच रही है, जबकि सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। सवाल यही है, अगर विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है उन पर सरकार का स्पष्ट जवाब कब आएगा? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी, कांग्रेस से देवेंद्र जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सर, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि जो गतिरोध सदन के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो भुला दिए गए हैं और जो आपस में बहसबाजी चल रही है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? 9 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी समझ में क्या कुछ आया? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनता के मुद्दों को भुला दिया गया है और बहस जो है बेवजह के फिजूल मुद्दों में उलझी हुई है। स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, सभी को सुना जाना चाहिए। यदि विपक्ष अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसको गतिरोध का नाम देकर उसको हम नकार दें, यानी कि हम सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए। संसद इसीलिए है, चर्चा इसीलिए हो रही है कि हम सुने, समझें और एक नतीजे पर पहुंचे। मुझे जो लगता है कि एक पक्ष जो है, यानी कि सत्ता पक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो चाहता है कि ज्यादा बहस ना हो सके, ज्यादा सवाल ना उठे और जो हम लाना चाहते हैं वो पास हो जाए, बिल्कुल सहमति बन जाए। दूसरी बात, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो थोड़ा बहुत तो जो है राजनीति होगी ही, क्योंकि 2027 के चुनाव भी हैं और 2029 में भी चुनाव है। और जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसके जरिए एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा सकती है कि हाँ, हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं, युवाओं के आक्रोश की चिंता कर रहे हैं। यदि हम उसकी भाषा नहीं बोलेंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर वहां पर कहती हुई दिखाई देती है, जो उसको डिकोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि समस्या पुरानी है और स्थायी समाधान हमारी सरकार के पास में और हम उसको दे रहे हैं, और उस समाधान को विपक्ष एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इस तरह की चीजें हम गतिरोध के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर और स्वस्थ बहस के अंदर सुना जाना चाहिए, उसको गतिरोध का नाम देकर नहीं होना चाहिए। कि हो हल्ला जिसे हम कहते हैं वो तो दोनों तरफ से हो रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता है तो वहां से विपक्ष जो है हुटिंग शुरू करता है, यदि विपक्ष बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय लोग हैं वो हुटिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि हम एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हुटिंग भी राजनीति का एक हिस्सा हो गया है। तो ये राजनीति के गिरते हुए स्तर की तरफ इंडिकेट करता है और पूरा देश जो इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। और शायद मुझे लगता है कि जो यूथ है, जो एक पढ़ी लिखी क्लास है, वो ये सब चीजें पसंद नहीं करती है और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को उठाना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि ऐसा। बिल्कुल सर। जैन साहब सुन पा रहे हैं आप? पुष्पेंद्र, हाँ जैन साहब, अगर सरकार चर्चा को तैयार है और जो आपको लग रहे हैं कि ये विवादित मुद्दे हैं,
आप उस पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, देखिए, सदन में हर विषय पे चर्चा हो सकती हाँ। है और भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। हम्म। क्योंकि अगर विपक्ष को लगता है कि जनता से हित से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष वास्तव में कर क्या रहा है? विपक्ष केवल और केवल हंगामा खड़ा कर रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ क्या है कि देखिए, मुद्दा 1 बाय 1 ही मुद्दे पे चर्चा होगी। सारे मुद्दों पे एक साथ चर्चा नहीं हो सकती है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो जब सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होने से पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने वॉकआउट किया कि भाई आपने इन सांसदों को क्यों बुलाया, इनको क्यों बुलाया। अरे जितने भी सांसद है, सदन सबका है। जब सदन के अंदर वो सांसद बैठ सकते हैं, तो अगर सर्वदलीय बैठक होती है उसमें वो सांसद क्यों नहीं आ सकते हैं? पहली बात। आखिर में बाद में यही विपक्ष, यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी बाद में जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें शामिल भी होते हैं। इस पे भी चर्चा होती है कि किन किन मुद्दों पे पहले चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पे बाद में चर्चा होगी। तो देखिए पुष्पेंद्र जी, एक रूपरेखा बन गई, किस मुद्दे पे पहले चर्चा होगी, किस पे बाद में होगी। सदन के अंदर पूरा प्रस्ताव आ गया और उसको जो है सदन के स्पीकर को भेज दिया गया। उसके बाद में जब सदन शुरू होता है तो कहते हैं इस पे चर्चा हो, पहले इस पे चर्चा हो। अरे पहले इस पे चर्चा हो, जब पहले चीजें तय हो गई, आपने कहा इस पे हो जाए, फिर क्या किया, फिर उस मुद्दे को ही बदल रहे, नहीं इस पे नहीं, अब इस पे नहीं, अब पहले इस पे हो। यानी कि पल पल अगर आप मुद्दा बदलते रहेंगे, जैसा कि अभी आदरणीय अजय जी ने कहा कि भाई इसमें सदन को सुनना पड़ेगा, चाहे पक्ष का जो है जवाब हो, चाहे विपक्ष का प्रश्न हो, या विपक्ष को कोई बात को रख रहा हो, दोनों को सुनना पड़ेगा। और सदन जो चल रही है, जैन साहब सदन जो चलती है, जैन साहब आप बोल रहे हैं कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है। इस हंगामे के बीच आपने 2 बिल तो पास करा लिए, लेकिन चर्चा नहीं कर पा रहे आप। नहीं, देखिए क्या है कि इनको मालूम है, इनको मालूम है कि ये बिल अच्छे बिल है और ये पास भी होने हैं, इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा करेंगे तो क्या है, जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि आपने स्वीकृति दी, आपसे चर्चा हुई, उसके बाद बिल पास हुआ। लेकिन इनको हंगामा खड़ा करना है ना, और इनके पास जवाब भी नहीं। जवाब है तो चर्चा करें ना उस बिल पे, उस पे रोक लगाए, उस बिल पे कुछ कमियां है उन कमियों को गिनाए, कहे कि भाई इन कमियों में संशोधन लेके आइए। जब आप संशोधन विधेयक पेश करेंगे उसके बाद में पास होगा। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं भाई? अब हम आपको बताएं, देखिए सदन के अंदर इसके पहले जो सदन चली उसपे कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। सदन पे पटल पे जब पूरा डाटा आया कि 17वीं लोकसभा में 157 घंटे 55 मिनट कांग्रेस के 52 सदस्य बोलते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 330 सदस्य थे। उसके बाद में यानी कि इनकी अपेक्षा 6 गुना ज्यादा, उसके बाद में भी 349 घंटे बोले। यानी कि अगर प्रति सदस्य के हिसाब से रखा जाए तो इनको 6 गुना ज्यादा समय मिला वहां पर। उसके बाद में जो 18वीं लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा में 71 घंटे कांग्रेस को बोलने का मौका दिया गया। इनके पास 99 सदस्य हैं और बीजेपी के जो सदस्य हैं वो 239 है। ऐसे में भाजपा को 122 घंटे सदन के अंदर बोलने के लिए समय दिया गया। यानी सदस्य के हिसाब से यहाँ पर भी कांग्रेस को 2 गुना समय दिया गया। ठीक है, इसी पे हंगामा करते रहे, हमको बोलने नहीं दिया रहा है, हमको बोलने नहीं देते। ठीक है जैन साहब, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि सरकार चर्चा ही करना नहीं चाहती, समस्या कहां पर आ रही है? देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी जो है नेशनल वॉइस के सम्मानित दर्शकों को और सभी यहाँ के पैनल पे बैठे हुए सभी हमारे मित्रों को, भाई अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत ही निष्पक्ष और बहुत सारगर्भित शब्दों में जो एक पत्रकार का धर्म होता है उसको निभाते हुए बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बात अपने रखी। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने मित्र हैं केसी जैन साहब, जिस तरीके से अपनी बातें आलाप रहे हैं, पूरा देश जानता है कि चर्चा कौन करना चाहता है और कौन नहीं कराना चाहता। ये वो लोग हैं जो केवल मन की बात करते हैं। इनके शीर्ष नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, वो जब से देश
में प्रधानमंत्री 2014 से हुए हैं, वो केवल मन की बात ही करते हैं और दूसरों की नहीं सुनते हैं। वो कभी भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का हत्या हो रही है, गला घोटा जा रहा है, हमारे जनता के संवैधानिक मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ बाकायदा एक डिसीजन है कि फंडामेंटल राइट इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एनी इमरजेंसी टाइम, मगर आज देखने में ये होता है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरीके से हनन किया जा रहा है। जब हमारे ये तो केवल और केवल चोरी करके ये पूरा देश में जो है ये माहौल इन्होंने बिगाड़ रखा है। चाहे ये वोट चोरी की बात हो, चाहे ये चंदा चोरी की बात हो, चाहे ये पेपर चोरी की बात हो, चाहे देश के संसाधनों की चोरी की बात है, ये केवल चोरी करके इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को मटिया मेट करना चाहते। मैं बहुत ईमानदारी नहीं, से बिल्कुल 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 सर, लेकिन सवाल ये भी है सर, तरीके से हाँ, हिंदुस्तान के जनता का, हाँ, हमारे युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, देश के जो है खेत खलिहान के लोगों का, सूक्ष्म मध्यम बेरोजगार करने वाले लोगों का पूरा हक और हुकूक छीना है। मात्र चंद उद्योगपतियों गुजराती मोदी जी अपने मित्रों के उद्योगपतियों के हाथ में इस पूरे देश को बेच नहीं, बिल्कुल 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 देवेंद्र जी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मात्र अपने मन की बात करते हैं, तो क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार से अपनी बात या चर्चा करना चाहता है, सरकार नहीं चाहती? जो सारा का सारा देश का जो मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या जो बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारे जो है स्वास्थ्य की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, उस पे चर्चा ना हो सके। ठीक है सर, ठीक है। सुभाष द्विवेदी जी, सुन पा रहे हैं आप? ला करके इस देश को, लोकतंत्र को बर्बाद। ठीक है सर, ठीक है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं सर, आवाज मिल पा रही है आपको? सत्ता पक्ष के लोगों का ये जिम्मेदारी, आवाज डाउन कर दीजिए। सुभाष जी सुन पा रहे हैं आप? सुभाष द्विवेदी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विपक्ष के नेता, आपने शायद म्यूट किया है फोन, अनम्यूट कर लीजिए। और सुभाष जी, सवाल यह है, क्योंकि आज जो जेपी नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास किसी भी तरह के मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है और जानबूझकर वो सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहती है। सुभाष जी जी जवाब दीजिए। जी क्या पूछा वो? हाँ, मेरा सवाल यही था, जिस तरीके से आज जेपी नड्डा जी ने आरोप लगाया विपक्ष पर कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहता है, मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन हो चुका विपक्ष। विपक्ष जो है वो चर्चा से अपनी जिम्मेदारियों के भाग रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चाएं, आज सबसे बड़ी चर्चाएं हैं, आप छात्र ले लीजिए, पेपर लीक ले लीजिए, आप किसान ले लीजिए, किसान आज धरना कर प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, पेपर चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, चीन घुस रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, इतनी न जाने अनगिनत समस्याएं हैं। सरकार के पास कोई जवाब तो है नहीं, इनके पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं। तो ये आप शासन सत्ता में है, जवाब आप ही से मांगा जाएगा ना। विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना, जिसको आप नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष अपनी भूमिका पूर्णतः निभा रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। किसान, अभी एमएसपी आपने तय नहीं की, आपने कहा एमएसपी तय करेंगे, किसान को यूरिया मिल नहीं रही, किसान का कर्ज माफी हुआ नहीं, आप अंबानी अडानी का 5-5 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़ माफ करते हो, और 20,000, 25,000, 30,000 किसानों का कर्ज माफ नहीं करते हो, उनकी खेती नीलाम करते हो, उनको फांसी तक लगानी पड़ जाती है, आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। आप ये बताइए, जो कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश नौजवानों से युक्त है, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आप पेपर लीक कराते हो, पेपर लीक कराने का 1, 2, 3 नहीं, कम से कम 152 पेपर आपने लीक कराए हैं। कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका नीट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आपका रेलवे भर्ती का हो, अनगिनत पेपर आपने लीक कराए। आप कर क्या रहे हो? आपके पास डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी आप चारों खाने चित्त। समस्या यही है ना,
सरकार के पास जवाब ही नहीं है। तो सरकार के पास जब जवाब नहीं है लेकिन तो सुभाष जी खुद भाग रही है। सुभाष जी ये भी कई बार देखने को मिला है कि अगर किसान आंदोलन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, या फिर हम सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात करें, उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया, विपक्ष उनके समर्थन में वहां तो पहुंच जाता है, लेकिन जो बातें सदन के अंदर उठानी चाहिए वो देखने को नहीं मिली। विपक्ष ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन तो सीजेपी कर ही रही थी। आप जवाब दे ही नहीं रहे ना। हाँ। ये प्रदर्शन जो भी था ये छात्रों का था। हाँ। विपक्ष किसी पार्टी का नहीं था, कोई भी पार्टी का ये नहीं था। इसमें सारे छात्र थे, वो छात्र थे जो पीड़ित थे, पीड़ित छात्रों का, जिनको पेपर लीक से जो परेशान हुए, जो आपके बेरोजगारी से आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, भाई पेपर लीक हो रहा है, ओवरेज हुए जा रहे हैं। भाई एक दो पेपर आपके लीक हुए हो तो चलो ठीक है, व्यक्ति तैयारी कर रहा है 20 साल की, तो आप उसको 30 साल का किए दे रहे हो, उसकी एजें चली जा रही है, 150 पेपर लीक कर रहे हो। आपको उन बच्चों का दर्द ही नहीं है। आपको मालूम है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीब तबका रहता है, किसान रहता है, वो किस तरीके से उसके माँ बाप अपने अरमानों का गला घोट कर उस बच्चे को कोचिंग की फीस देते हैं, उस बच्चे को फॉर्म भरने की फीस देते हैं। आप क्या करते हो? पेपर लीक। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें आप देखे किस तरीके से एक छात्रा के पीछे इन्हीं का पुलिस अधिकारी किस तरीके से डंडा मार रहा है। बिल्कुल सही बात। आपके चैनल पे उचित नहीं है। सही बात। किस तरीके से पिछवाड़े में डंडा मार रहा है, ये भाजपा का चार चरित्र और चेहरा है। ठीक है, ठीक है। किसी भी अजय सर आपसे आप आ जाइए। आज कौन सा आपका हाँ। जल संस्थान ले लीजिए, हाँ। आप सड़कें ले लीजिए, हाँ। आप रोड ले लीजिए, हाँ। आप हाईवे ले लीजिए, हर जगह तो घोटाला है। ठीक है, जहां ठीक है सुभाष जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अजय सर एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले विपक्ष की तरफ से, सीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग हुई और सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। उससे क्या कुछ लगा? जैसा आपने शुरू में कहा कि सरकार बिल पास कराना चाहती है और चाहती है कि कम से कम बहस हो, उससे थोड़ा सा लगा कि चलिए ठीक है, सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब विपक्ष की तरफ से जो मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, वो स्पष्ट करें, तस्वीर क्या है? पुष्पेंद्र मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर। देखिए, सदन में जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए हो भी रही हैं, गतिरोध भी है, और यदि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे चर्चा करना चाहता है विपक्ष, ये सवाल पूछ रहा है, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो उनके अंडर में है। हाँ। और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात है और इन सब की बात है तो आना चाहिए। स्वस्थ मैं फिर वही कह रहा हूँ, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत जरूरी है। हम खामोशी इसका जवाब नहीं, और नहीं होना चाहिए। देश सुनना चाहता है ना उनको भी। भाई आप देश के अंदर पक्ष के भी विपक्ष के भी न्यूट्रल, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हर तरह के लोग रहते हैं, और वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि हमारे गृह मंत्री इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। क्योंकि प्रवक्ता कुछ भी कहकर बचकर निकल सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं सब ठीक हो गया, लेकिन यदि कोई इतना बड़ा वरिष्ठ नेता यदि कुछ कहेगा, पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। मुझे लगता है उनको कहना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं समझता कि क्या वजह है और क्यों वो नहीं कह रहे हैं, तो ये उनको पता हुआ, उसका उनका एक पॉलिटिकल मूव हो, ये समय आने पर वो बोले, और मुझे लगता है पुष्पेंद्र वो जरूर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से बात शुरू हुई थी और धीरे धीरे अब गृह मंत्री तक पहुंच गई। कहीं ऐसा तो ना हो विपक्ष अपनी तरफ से एक प्लानिंग करके बैठा हो और गृह मंत्री जवाब दें, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए कि उनको भी जवाब देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये मैंने अभी आपसे जो कहा कि अब कुछ लड़ाइयां जो है संसद के अंदर भी लड़ी जाती हैं, और विपक्ष जो है सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है, और वो युवाओं के आक्रोश को एक पॉलिटिकल टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हम जिस तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं उसके अंदर वही चीज निकल के सामने आ रही है। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, सवाल जवाब हुए थे। इस बार भी सीजेपी के प्रोटेस्ट के जरिए या फिर युवाओं के आक्रोश के जरिए जितनी भी वो बात कर रहे हैं, सारे युवाओं के आक्रोश की बात कर रहे हैं। और ये देश में पहली
बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई एजुकेशन का मुद्दा, एग्जाम्स का मुद्दा, जो पेपर लीक के जरिए जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल घमासान का एक रण क्षेत्र बन चुका है। और इसके जरिए चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि हाँ, हम जो है युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके सही पैरोकार हैं और इसको लेकर वो जितना वो कुछ भी संसद के अंदर कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहस जो है होनी चाहिए जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन राजनीतिक लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप और घमासान युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं है। गतिरोध युवाओं की समस्या का समाधान नहीं है और किसी भी कोई भी समाधान हो उसका समाधान नहीं है। तो हमें लगता है कि दोनों को, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी, इसका बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए जिससे कि इस तरह के घमासान ना हो और युवाओं की यानी कि देश की उसमें बातचीत हो सके। तो ये एक चुनावी हम लड़ाई देख रहे हैं आमने सामने, जिसे हम कहते हैं ना अपनी जर्नलिज्म की लैंग्वेज में कि सियासी महाभारत, वो सियासी महाभारत का रण क्षेत्र सजा हुआ है। आमने सामने लड़ाइयां हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, शब्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं, तर्कों के तीर छोड़े जा रहे हैं, कौन कितना अच्छा वक्ता है, कौन कितने अच्छे ढंग से काट सकता है। और उसका लाइव टेलीकास्ट चलता है संसद से, लोकसभा से भी, राज्यसभा से, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज हमने कितनी लंबी यात्रा की है पहले आम चुनाव से लेकर यहां तक, और हमने कितना अपने डेमोक्रेसी को संभाल के रखा है, कितना हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को संभाला है, और हम आने वाले समय में हमारे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, जिससे कि जियो पॉलिटिक्स पर फर्क पड़ता है और जो बाकी के कंट्रीज है वो हमारे देश को लेकर अपनी अपनी रणनीति तय करते हैं कि हमें भारत के साथ संबंध किस तरीके से बनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लगता है कि विपक्ष को भी जो है इस बारे में समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक बंद कमरे में बातचीत नहीं हो रही है, ये पूरे वैश्विक लेवल पर बातें जाती हैं और इसको जो है हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो युवाओं का जो है इस तरह से समाधान नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपसी बातचीत से ही निकलेगा। जैन साहब, बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। ये देश हित में सोचना चाहिए, जनहित में सोचना चाहिए, क्योंकि देश सत्ता पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। ठीक है जैन साहब, आप इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन चर्चा से आखिर क्यों बच रहे हैं? अगर विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री सदन में आए, स्थिति स्पष्ट करें और जवाब दें, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि विपक्ष को कन्विंस करना तो आपका काम है। अगर कन्विंस नहीं करेंगे तो फिर यही महाभारत चलती रहेगी, जैसा अभी अजय सर ने कहा, सियासी महाभारत। देखिए पुष्पेंद्र जी, यही समस्या है कि विपक्ष पल पल पे अपना रवैया चेंज कर रहा है और अपनी जवाबदेही से बच रहा है। उन्होंने, उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी, पहले सबसे राहुल गांधी जी की मांग थी कि सदन के अंदर नीट एग्जाम को लेकर के चर्चा हो, परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ उस पर चर्चा। ठीक है, जब सरकार उस पर तैयार हो गई कि ठीक है सबसे पहले इस पर हम चर्चा कराएं, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। कहते नहीं, अब इससे काम नहीं चलेगा, वो तो हम तय करेंगे केवल कि किन मुद्दों पे चर्चा होगी, कितनी देर चर्चा होगी और किससे चर्चा होगी। तो क्या सदन ऐसे चलती है? क्या सदन की नियमावली है? क्या ये आदरणीय अजय जी बताएंगे कि सदन की नियमावली ये नहीं है कि आप कभी भी नियम चेंज कर दें, कभी भी किसी विषय पे। अच्छा जैन साहब, अगर विपक्ष अगर समय समय पर मुद्दे बदल रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है, तो क्या विपक्ष के वो मुद्दे जरूरी नहीं है? ये बता दीजिए आप जैन साहब, जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, क्या वो जरूरी मुद्दे नहीं है? नहीं, देखिए क्या है कि जरूरी मुद्दे सारे हैं, लेकिन 1 by 1 होगा ना। हमने आपसे शुरू में कहा कि भाई जिन मुद्दों को लिस्टिंग कर लिया गया है, अगर उन मुद्दों पे चर्चा हो तो क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे सदन के अंदर चर्चा हो रही है, जो मुद्दे पास हो रहे हैं, जो विधेयक पास हो रहे हैं, कल को सदन के बाहर यही कांग्रेस, यही सपा चिल्लाएगी कि नहीं वो तो अपने आप मनमानी ढंग से पास हो गया। अरे तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? उस पर आपत्ति आप क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? दूसरी बात क्या है कि पेपर लीक की बात अभी कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता है। 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता है।
और आपके समय में 2012 में यूपी पुलिस भर्ती में आपके पेपर आउट हुआ, 2015 में फिर आपने जो है पेपर आउट हुआ, 2015 नहीं जैन साहब समस्या यही है, जैन साहब सबसे बड़ी समस्या यही है, तो आप क्यों इसमें लगे हुए हैं कि हम जैन इनसे ज्यादा कराएंगे? साहब सबसे बड़ी समस्या यही है, वर्तमान की स्थिति पर बात चल रही है और फिर बीजेपी पहुंच जाती है इंदिरा पर, नेहरू पर, उनकी चर्चा करने लगती है कि उनकी कमी थी। ठीक है, बात वही है, पुराने दौर में जो हुआ हो गया, लेकिन अब सुधार कैसे होगा, चीजें कैसे सही बनेंगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। सुभाष द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं? और सुनिए पुष्पेन जी, हमने गन्ना किसानों का 100 रुपए मूल्य बढ़ाया, 300 से 400 किया, यानी कि 25% से ज्यादा की वृद्धि हमने की। इन्होंने करके दिखाई दी क्या? मुझे लगता है जो गन्ना के किसान उनका समय पर भुगतान ही नहीं हो पा रहा। सुभाष द्विवेदी जी, पुष्पेन जी, हमने युवाओं को 9.5 लाख डायरेक्ट लोग। नहीं जैन साहब ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके पास वापस। सुभाष द्विवेदी जी बोलिए आप, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुभाष जी बोलिए। 9 लाख के सापेक्ष 2,55,000 वाले, और घोटालों में तो नंबर 1 रहे। ठीक है जैन साहब, दोबारा आ जाऊंगा, समय भी काफी है। एक बार सुभाष जी को बोलने दीजिए। सुभाष जी आप बोलिए। बीजेपी ने जो शासन सत्ता ने देश में विदेशों की छवि बहुत अच्छी बनाई है। इस जंतर मंतर वाले प्रदर्शन से उसने ये बताया है कि हम बिस्कुरी कैसे बनेंगे। इन्होंने बताया है कि जो छात्र थे वो देशद्रोही हैं, उनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा सकती है, उनके ऊपर आंसू गैस जलाए जा सकते हैं, और लड़कियों के कपड़े फाड़े जा सकते हैं, और लड़कियों के कैसे पीछे डंडा डालना है, इससे डाल के हम बिस्कुरी बनेंगे। ये भाजपा ने अपनी सोच और नियत ये सब दिखाई है। और रही बात इनकी चर्चा की, विपक्ष ने नीट घोटाले, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, के बारे में आपकी घोषणा थी। ठीक है जैन साहब, यादव जी कहते थे आप बाज जैन साहब ठीक है, आप इनकी आवाज डाउन को पालने पोसने वाले लोग, बलात्कारियों को पालने पोसने वाले लोग, ये भाजपा के ये बताएंगे। ठीक है एक एक करके जैन साहब, ठीक है जैन साहब आपके पास आ जाऊंगा, जवाब दीजिए। उसमें शामिल थी, इन्हीं के मंत्री के, असम के मंत्री की बेटी उसमें शामिल थी, इनके खुद भाजपा नेताओं के बच्चे उसमें शामिल थे। अच्छा ठीक है सुनिए ठीक है सुभाष जी, जैसा आपने जंतर मंतर का जिक्र किया और उस समय जो प्रदर्शन हुआ, सुभाष जी उस समय जो प्रदर्शन हुआ सीजेपी का, छात्रों का, युवाओं का, सवाल ये भी उस टाइम पर उठे कि अगर पीएम आवास तक छात्र पहुंच जाते तो स्थिति क्या बनती? हम जैसे लोगों के यहाँ 8 पुलिस वाले थे, कितनी बार लाठीचार्ज जैसे किया लोगों बताएंगे? 8 पुलिस वाले थे, एक एक करके 4-4 करके देवेंद्र जी अब डाउन कर दीजिए। हम लोग उन बच्चों के साथ थे जो पीड़ित थे। मेरा जवाब सुन लीजिए, आप इनकी आवाज बीजेपी को डाउन कराइए। ठीक है आवाज सुनेंगे, ठीक है जवाब नहीं, देवेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं मैं, क्योंकि आपस में अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो डिबेट ही नहीं हो पाएगी। फिर एक एक करके जैन साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैन साहब एक एक करके सुभाष जी को मौका दीजिए, फिर देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। आप एक एक करके अब डाउन कर दीजिए। देवेंद्र जी आप आ जाइए, देवेंद्र जी आप बोलिए, देवेंद्र जी आप बोलिए, देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुभाष जी बोल के देख लें, मैं इतना इनको डिस्टर्ब करूंगा कि ये झेल नहीं पाएंगे। ठीक है देवेंद्र जी आप बोलिए। आप बताइए। नहीं ठीक है सभी का समय हो गया, देवेंद्र जी काफी समय से बैठे। नहीं एक एक करके देवेंद्र जी काफी समय से बैठे। देवेंद्र सर पुष्पेन जी कम से कम आप जो है केसी जैन जी का माइक आप कीजिए, किस तरीके डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों में। पुष्पेन जी पहले का जो हमारा वो था बयान आया था नहीं आया था, म्यूट था। मैं ये बहुत ईमानदारी से एक जिम्मेदार कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि संसद केवल सरकार की योजनाओं और विधेयकों को पारित करने की केवल जगह नहीं है। संसद देश की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक आवाज है। सत्ता पर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी है। बिल्कुल। आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के भविष्य, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, सामाजिक तनाव, आर्थिक असमानता जैसे गंभीर प्रश्न हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को संसद में पूरी गंभीरता से
सुना जाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवरोध करती है, वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हमारा सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, यह सरकार अपने काम को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, तो विपक्ष के सवालों से क्यों घबराती है? लोकतंत्र में केवल मन की बात पर्याप्त नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता की बात सुनी जानी चाहिए और विपक्ष की बात का जवाब देना चाहिए। संसद में हमेशा प्रधानमंत्री और सरकार की अपनी उपलब्धियां बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी जनता के सवाल उठाने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक उतना अधिकार है जितना सत्ता पक्ष को है। सरकार का काम केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना और जवाब देना होता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की एक गूंगी बहरी सरकार केवल विपक्ष के नेताओं का आवाज दबाना चाहती है। हम नहीं कहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल संसद की कार्रवाई बाधित होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन विपक्ष से सवाल ये भी है देवेंद्र जी, विषय पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती कि विपक्ष को जो है बोलने दे और सदन सुचारू रूप से चले, मगर ये देखने में आता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल और केवल जो है विपक्ष का माइक बंद करने का स्पीकर काम करते हैं। ये सारे ठीक है सर, बात सुनिए मेरी, कभी नहीं हुआ। ठीक है, आज देश के युवाओं का सवाल है, पेपर लीक क्यों होते हैं, किसानों का सवाल है, उसकी आय और लागत का क्या होगा, ठीक है, बेरोजगार युवाओं ठीक है सर, ठीक है, नौकरियां कहाँ हैं, सवाल सुनिए देवेंद्र जी, सुन लीजिए अब, रसोई का बजट कैसे चलेगा, ठीक है, ये सब मुख्य मुद्दे हैं। मगर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहती है। ठीक है सर, सवाल ये भी है कि जब नीट वाला जो विवाद शुरू हुआ और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, इतना बड़ा आंदोलन किया विपक्षी, तब उसके बाद क्यों इतना एक्टिव हुआ? लोकतांत्रिक मूल्यों को, अधिकारों को हनन करना चाहती है ये विपक्ष। राहुल गांधी के हम बब्बर शेर हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज सच के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, नैतिकता के रास्ते पे, प्रतिबद्धता के रास्ते पे चलते हुए देश के एक मुखर आवाज बने हैं। हम चलिए, सब लोग ठीक है सर, ठीक है, मैं अजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। नापाक इरादों को, जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है सर, ठीक है, शांत हो जाइए। अजय शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? अजय सर, सवाल एक ये भी है कि जब छात्रों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद ही आखिर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इतना एक्टिव क्यों हुआ? चाहता तो विपक्ष भी तमाम तरह के प्रोटेस्ट कर सकता था कि सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन क्या वाकई छात्रों के नाम पर विपक्ष ने राजनीति की है? नहीं पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हमेशा अपने एक नैतिक जिम्मेदारी, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस इस देश के जंगी आजादी से लेकर के देश को आधुनिक भारत बनाने के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दिया है, बलिदान दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है। इसका मतलब हमारे देश के उन महान क्रांतिकारियों, जो बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उनके कुर्बानियों को ये नकार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस अजय शर्मा जी, अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। ठीक है सर, शांत हो जाइए क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। मैं अजय शर्मा जी से सवाल करूंगा। अजय सर, सुन पा रहे हैं आप? अजय सर, आवाज मिल पा रही है आपको? आरएसएस के एजेंडे जो भारतीय जनता पार्टी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुभाष जी, आप अपनी बात कह दीजिए, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। और एक एक करके जैन साहब शांत रहना, ठीक है? आपसे युवा। अजय शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, मेरा सवाल यही था कि जब छात्रों ने आंदोलन किया, उसके बाद से ही आखिर विपक्ष इतना एक्टिव क्यों हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई राजनीति में कांग्रेस ने या कोई भी विपक्षी दल हो, छात्रों के नाम पर राजनीति की फायदा उठाया? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस छात्र आंदोलन का पूरा राजनीतिकरण कर दिया और इसका पूरा एक पॉलिटिकल टूल किट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको हम कहें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और पूरा माहौल बदल गया। जो छात्र आंदोलन अपने जिन मुद्दों को लेकर चला था, उसके ऊपर अब राजनीतिक रंग है, वो हमें दिखाई देता है। और विपक्ष कोशिश कर रहा है
कि उसको एक ऑक्सीजन मिली है, इस तरीके से ये समझा जाए। जो मुद्दों की तलाश में भटक रहा था कि मुद्दे नहीं है, कहां से कैसे उसको मूवमेंट एक तैयार किया जाए, क्योंकि उसका रीजन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कार्यकर्ता है। बिल्कुल। यदि विपक्ष की हम बात करते हैं तो वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि बूथ स्तर तक चले जाएं, उनके कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, उनके अगर आप जिले की या महानगर की या अलग अलग बॉडीज पे अगर आप खंगालना शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अलग अलग राज्यों में, तो आपको बहुत मुश्किल से उनको कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे खड़े हुए उनके इवन जो महानगर के जिले के जो पदाधिकारी हैं उनका भी मनोबल ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वो उनको लगता है कि हाँ चलो, छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया और इसके सहारे जो है हम वो अपने आप को जीवित कर लें। और इसीलिए मैंने कहा आपसे कि छात्रों का असली पैरोकार के रूप में खड़ा करना, छात्रों के आक्रोश को और चिंताओं को, जो भविष्य की चिंताएं हैं एग्जाम्स को लेकर या फ्यूचर को लेकर, उसको कैश कर लेना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपका मुद्दा उठा रहे हैं, हम संसद में सवालों को पूछ रहे हैं। इसीलिए वो सारी चीजें जो है अलग तरीके से मूव कर रही है। आप जिस भी विपक्ष के नेता को सुनेंगे, चाहे वो टीवी डिबेट में सुने, चाहे आप किसी बाहर सड़क पर खड़े होकर वो अपने बाइट दे रहे हैं या पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चुनावी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, वहां बोल रहे हैं। ये एक अपने आप में है। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि रटी रटाई स्क्रिप्ट है जो बोली जा रही है लगातार, चाहे वो तो वो और वो कहीं से भी दिखाई नहीं देती। एक मैसेज, एक माइंडसेट है कि वी हैव टू डिलीवर अवर मैसेज टू पीपल ऑफ इंडिया, कि वो समझ ले, सुन ले हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे पास एक मौका है अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का। इसलिए कहीं आपको भटकते हुए दिखाई देते हैं मुद्दों से, ये एक चीज है उसके अंदर। तो छात्र आंदोलन इस वक्त एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में देख रहा है। और मुझे जो लगता है कि पुष्पेंद्र, आप देखें अभी कुछ दिन पहले हम राम मंदिर चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा कि उसमें क्या हुआ, एसआईटी ने क्या किया, किसका सिलेक्शन हुआ, कौन सीईओ बना, वो मुद्दा किस तरफ जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन की और इसके पेपर लीक मामले को लेकर, इसके जो बिल बना है उसको संशोधन को लेकर। तो हम आज सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जैसा बांग्लादेश में हो गया, जैसा नेपाल में हो गया, तो क्या सत्ता परिवर्तन ईवीएम की बजाय या बैलेट की बजाय क्या युवा हमारे लिए नई सत्ता की चाबी है? क्या वो सत्ता परिवर्तन कर सकता है क्या? तो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके जरिए जो है हम एक अलग तरह की राजनीति को होते हुए देख रहे हैं। तो मैं एज ए पत्रकार देश की बदलती हुई राजनीति को एनालिसिस कर रहा हूँ कि देश की राजनीति किस तरफ जाए। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर जो एक रोल है मीडिया का, उसको भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। अभी आप देखें कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ बच्चे माफी मांग रहे हैं, कुछ युवा आपके पास एक कमेंट में सुभाष जी उनका, साथ में कुछ संगठन के लोग हैं, कुछ अलग तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये भी गलत हो रही है। ठीक है, इसका नुकसान जो है चुनाव के समय दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। एक बच्चा सुभाष द्विवेदी जी उसके पीछे 4 लोग हैं उस फैमिली के अंदर, तो वोट के रूप में जवाब देगा वो। ठीक है सर, ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस। सुभाष द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं आप? द्विवेदी जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, सुभाष द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। हाँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। हाँ सुभाष द्विवेदी जी, सवाल यही था, क्योंकि जब अजय शर्मा जी ने अपना पहला जवाब दिया था तो देवेंद्र जी ने भी तारीफ की थी कि मतलब एक पत्रकार के तरीके से निष्पक्ष बात उन्होंने कही है। अब आप तो कुछ नहीं कहेंगे, आप क्या कुछ कहेंगे अजय जी की बात को सुनकर? तो अजय जी बात कहूंगा, अजय जी एक ही पक्ष देखकर बोल रहे हैं, वो स्वतंत्र पत्रकार है, उनको पूरा अधिकार है अपना पत्रकार के रूप में जवाब देने का और सारी चीजों को कहने का। ये छात्र आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? छात्र जो घर से सिर्फ अपने पढ़ाई में अपने उसमें व्यस्त रहता है, उसको क्या जरूरत पड़ी? 20 दिन पहले आपके गोगोई जी आए थे, उन्होंने इसी के लिए कहा था, इसी के लिए बोला था कि छात्रों आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये चीजें हो, ऐसे ऐसा हो जाए। तो संसद चला, 20 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे, सरकार के कान में जू नहीं देगी। इन्हीं के रक्षा मंत्री कहते हैं ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इन छात्रों ने दिखा दिया, नौजवानों ने दिखा दिया कि हाँ
ये हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। यहाँ हम, अगर आप गलत करोगे, अगर हम आपको सिंहासन पर बैठा सकते हैं तो हम आपको सिंहासन से उठा के पटक भी सकते हैं और धूल भी चटा सकते हैं। ये छात्रों ने दिखा दिया। यही इनके राजनाथ सिंह थे ना, इन्होंने बोला था 4 दिन पहले कि ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो छात्रों ने दिखा दिया कि हाँ, हम वही हैं जिन्होंने वोट देकर तुमको सिंहासन पर बैठाला, और हम वही हैं कि हम तुमको ऐसे पटकेंगे कि धूल चटा देंगे। दूसरी चीज, आप कह रहे हो हम चर्चा से भाग रहे हैं, विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है। विपक्ष ने आपको 267 नियम के तहत नोटिस दिया। उसने नीट घोटाले, मणिपुर हिंसा, आर्थिक संकट जैसे मुद्दे पर चर्चा के लिए बार बार 267 के तहत नोटिस दिया, जिसे बार बार खारिज किया जा रहा है। ये अगर गलत कह रहा हूं तो केसी जैन जी इसका खंडन करें और जानकारी करके बताएं। अभी आपने एक बात कही द्विवेदी जी, अभी आपने एक बात कही कि आखिर छात्रों को आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, छात्रों को आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे विपक्ष को प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुन पा रही, इस वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं छात्रों को आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विपक्ष पहले से छात्रों की बात उठाता, हो सकता है कि उनको जरूरत ना पड़ती। को खारिज कर रहे हो, आप कोई चीज सुनना ही नहीं चाहते हो। आप इस आपाधापी में आप सिर्फ अपने बिल पास कराने के मूड में हो। आप कोई बकवास कर रहे हैं भाजपा वाले। आप इनका, मैं शुरू से कह रहा हूं, चंदा चोरी ये करेंगे, पेपर चोरी ये करेंगे, E20 ये करेंगे, सारे घोटाले ये करेंगे, सब यही करेंगे। जब इसका जवाब देने के लिए हम विपक्ष जनता की आवाज बनकर जब वहां आएंगे और इनसे कहेंगे, तो ये वहां पर हमारी नोटिस जो मैं दूंगा, मैं द्विवेदी जी वही बात तो कहना चाहता हूं कि आखिर विपक्ष जनता के मुद्दे सदन में कहां उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कहां उठा रहा है? सवाल यही है कि सीजेपी ने बाहर प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, आपने भी बाहर शुरू कर दिया, जबकि आपका काम था सदन के अंदर सवाल उठाना, जवाब लेना। अब आपके पास एक ही मुद्दा रह गया, वही आंदोलन वाला। केसी जैन साहब जवाब दे दीजिए। इन्होंने सारे शिक्षा मित्रों को कहा था कि आपको मैं ट्रेनिंग दिलवाऊंगा 2 साल की, आपको उसके तहत नौकरी करवाऊंगा। कुछ शिक्षा मित्र ट्रेनिंग पाने के बावजूद उसमें ज्वाइन हुए। जो अभी बीजेपी नेता शिक्षा मित्रों का दर्द हो रहा था ना, उसको मैं बता रहा हूँ। और उन शिक्षा मित्रों का अगर हटाने का काम किया तो बीजेपी ने किया। ठीक है, 67,000 शिक्षक अभी भी दर दर भटक रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द्विवेदी जी जवाब ले लेते हैं, समय भी कम है। जैन साहब जवाब दे दीजिए फटाफट। केसी जैन साहब जवाब दीजिए। तो ये जो है रेल बेच दो, ट्रेन बेच दो, सब अंबानी को दे दो, अडानी को दे दो, यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए ये संविदा के अलावा कुछ नहीं चाहते। ये तो गवर्नमेंट विपक्ष को भी संविदा में रखना चाहती है। ठीक है स्वाद द्विवेदी जी, समय भी थोड़ा कम है। जैन साहब जवाब दे देंगे। जैन साहब आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ जवाब दीजिए, शांत हो जाइए द्विवेदी जी। जैन साहब बोलिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये हवाई और बगले झांकने वाली भाषा से काम नहीं चलती। कांग्रेस के साथी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लिख करके लाए थे, लेकिन जिस सदन पे आपने चर्चा की बात कही उस पे उन्होंने एक भी लाइन नहीं कही सदन पे चर्चा को लेकर। कम से कम सुभाष जी ने सदन पे चर्चा को लेकर कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। जो विषय है उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही, यहाँ पे भी विषय पे चर्चा नहीं हो रही। और दरअसल क्या है, फिर वही बात आती है कि सदन के अंदर सवाल प्रिंट होकर के आते हैं, सवालों की कॉपी मिलती है सवाल करने वाले को, और जिसको जवाब देना है वो जवाब लेकर के आता है, वो जवाब हर सवाल का जवाब आप ये कह करके बात को टाल दे कि नहीं गृह मंत्री आएंगे तब जवाब देंगे, इसका क्या मतलब है? इसके पहले जब सदन में चर्चा हो रही थी, इसके पहले सत्र चला था लोकसभा का, उस पे राहुल गांधी जी एक सवाल लेकर के आए, एक ऐसी पुस्तक का वो एक डिटेल लेकर के आए कि भाई उसमें प्रधानमंत्री जी को ये कहा गया है, वो कहा गया है, इतना भारत पीछे पहुंच गया, इतना आगे आ गया, जबकि वो पुस्तक छपी ही नहीं। और सदन के अंदर ये पहले से है कि अगर कहीं पे आप किसी पुस्तक के बारे में डिटेल दे रहे हैं, उसका उदाहरण वहां पर दे रहे हैं, तो उसी पुस्तक का दे सकते हैं जो छपी हुई पुस्तक को, बिल्कुल जो प्रकाशित हो चुकी है। सही बात। बिना प्रकाशित पुस्तक को उसको लेके कई दिन तक गहमा गहमी रही, वही चीजें इस बार भी कर रहे हैं। फिर अगली बार क्या कहा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए,
वो भी इनका गिर गया। अब इस प्रस्ताव इसलिए लेकर के आए कि भाई हम सदन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, देश को दिखाना चाहते हैं कि हम सदन में चर्चा करते हैं। अब तो लो देखिए, दोनों का भाषण हमने सुना, एक एक करके इनको सुभाष जी को ठीक है द्विवेदी जी, ठीक है बहुत भाषण सुना है, लाठीचार्ज कराए तो ये नहीं मानेंगे, ना माने कोई बात नहीं। जनता ठीक है द्विवेदी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर को कश्मीर में बीच में अगर कोई चीजें आप चेंज करते हैं, ठीक है, कोई नया मुद्दा लेकर के ठीक है ठीक है ठीक है द्विवेदी जी, शांत हो जाइए। नहीं होगा जिसपे चर्चा हो रही है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैन साहब एक सवाल ये भी है, जैन साहब ठीक है जैन साहब एक सवाल ये भी है कि जब सरकार को जरूरत होती है सरकार अपने तरीके से चर्चा भी करती है और सफाई भी देती है। अभी आप बोल रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि भैया गृह मंत्री जवाब दें, उस पर सरकार का मत है या नहीं, सरकार चाहती या नहीं चाहती पता नहीं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार ने डेलीगेशन बनाकर भेजा विदेशों में भी, वहां तक सफाई दी गई कि भैया हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, और अपने ही देश में आप चर्चा करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों? ठीक है, समय भी कम है। देवेंद्र जी आप लास्ट कमेंट कर दीजिए। अतीक अहमद आपके लिए महान है, औरंगजेब आपके लिए महान हो सकता है, हमारे लिए ठीक है देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, औरंगजेब महान नहीं हमारे लिए। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, समय भी कम है। और केसी जैन साहब आपका भी, सुभाष जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी, अजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल संसद में जो टकराव देखने को मिल रहा है, सरकार बनाम विपक्ष किसी ना किसी मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं। सरकार एक तरफ साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करने में विपक्ष लगा हुआ है। और विपक्ष की तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और गृह मंत्री से तस्वीर साफ करने की मांग की जा रही है कि गृह मंत्री सदन में आए और वो जवाब दें। आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।